पता चलता है भी एंटीसेप्टिक ये खुद नहीं था, इससे डीकम्पोज होके आयोडीन बनती है I2, वो आयोडीन क्या माना जाता है, एंटीसेप्टिक। तो इसकी ऐसे क्वेश्चन आता है भी आयोडोफॉर्म की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज किस वजह से हैं, तो I2 की वजह से, ये फ्री आयोडीन देता है। ठीक है, नेक्स्ट टेट्राक्लोराइड भी यहीं से पढ़ना है। टेट्राक्लोराइड के बारे में एक तो इसे फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं हम एज द नेम पायरीन, इसका कमर्शियल नेम है पायरीन, जो क्या काम आता है, मेन फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए। ये काफी हैवी डेंस वेपर्स होते हैं इसके, जो किसी बर्निंग सरफेस के ऊपर अपने एक लेयर बना लेंगे, उस लेयर की वजह से जो बर्निंग सरफेस है उसका ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, जिससे हम इसे फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बिना इससे एक रीडिंग दे लेनी है, जैसे रेफ्रिजरेशन एंड एरोसोल यूज होता है प्रोपेलेंट में। एरोसोल क्या होते हैं, एकदम कैन खोला सारे का सारा जो आप लेके आते हो बर्थडे वाले दिन, सारे का सारा ऊपर आ गया, तो उसमें केमिकल डाला होता है, जो क्या होता है एरोसोल। वो कुछ ऐसा लिक्विड है जो वोलेटाइल है, एकदम से प्रेशर मिलते ही एक्सप्लोड कर जाता है, उसे क्या कहते हैं, एरोसोल। तो ये प्रॉपर्टीज हैं ऊपर वाले की भी, CS2 Cl2 की भी, इसकी भी। ये वेपर्स होते हैं वोलेटाइल, इन्हें थोड़ा सा कंडेंस करके ठंडा करके लिक्विफाई किया हुआ है, जैसे ही ओपन एयर में छोड़ते हैं एकदम से गैस बन जाती है, जिसे कहते हैं प्रोपेलेंट, है ना। तो कैंस में प्रोपेलेंट यूज होता है, एरोसोल कैंस कहते हैं। वाइडली यूज एज क्लीनिंग फ्लूइड, ये भी है वो भी, ऊपर वाला भी था, दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर सी प्रॉपर्टी है। डीग्रीजिंग एजेंट, ये एक अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। CCl4 का म्यू देखना क्या है, CCl4 के लिए 0, तो ये नॉन पोलर है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किस में घुलते हैं, नॉन पोलर में, तो ये अच्छा सॉल्वेंट है फॉर ऑर्गेनिक। अब घरों में जितना भी कोई ऑयली वगैरह चीज हम खाते हैं, पानी से नहीं धुलता, नेल रिमूवर्स आ गए, नेल पेंट्स आ गए, और ऐसे पेंट्स आ गए, ये पानी में नहीं घुलते क्योंकि ऑर्गेनिक है सारे। तो इन्हें साफ करने का क्या मेथड है, फिर कोई ऐसा सॉल्वेंट लो जो ऑर्गेनिक वालों को भी घोल दे, तो CCl4 काम आ जाता है। तो CCl4 डी ग्रीजिंग वर्ड लिखा है ना, ग्रीज होती है जो हम इंजन वगैरह में, कार इंजन वगैरह में लगाते हैं फ्रिक्शन कम करने के लिए, वो ग्रीज भी अगर कपड़ों पे लग जाए तो पानी से साफ नहीं होगी। लेकिन ऐसे सॉल्वेंट हैं, ड्राई क्लीनिंग क्या होती है, पेट्रोल से बेसिकली साफ करते हैं कपड़े, तो ग्रीस ऑयल के दाग लग गए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है, पेट्रोल, तो वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें तो डिजोल्व हो जाएंगे, पानी में नहीं होते। वही ये सॉल्वेंट काम कर रहे हैं। CS2 Cl2 CCl4 वॉलेटाइल भी हैं, कपड़े पे लगाया, साथ साथ ही जो घोल के इवेपोरेट हो गया, दाग है ही नहीं कपड़े पे, है ना। तो ऐसे सॉल्वेंट का काम करते हैं वॉलेटाइल। ठीक है, लेकिन इसका भी हार्मफुल इफेक्ट भी है, देखो नोट कर लो। लिवर कैंसर लिखा हुआ तो इसे अंडरलाइन कर लो, इट कॉजेस लिवर कैंसर। बाकी नोजिया वॉमिटिंग इसके कॉमन इफेक्ट है कहता। एक लिखा परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल्स, सबसे बड़ा जो लॉस है, नेक्स्ट टाइम में देखना कहीं लिख रहा है परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल, और नर्व सेल आप बायो पढ़ते हो तो आपको पता है दोबारा रीजनरेट नहीं होते, है ना। बाकी तुम एक बार रीड कर लेना, अनकॉन्शियस वही चीजें दोबारा घुमा फिरा के लिखी हुई है ना। हार्ट बीट इरेगुलर और स्टॉप, हार्ट बीट को क्या करता है, इरेगुलर और स्टॉप। तीन चीजें सीधे सीधे स्टेटमेंट आ सकते हैं, डैमेज लिवर, यस, डैमेज नर्व सेल्स, यस, इरेगुलर हार्ट बीट, यस। वो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट, बाकी नोजिया वॉमिटिंग वो हर जगह कहीं भी लिख दो, उसका कोई, उसमें भी लिख दो, इसमें सारे ही हैं हम। ठीक है, तो मेन तीन 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 पॉइंट याद कर लो, हो जाएगा। डिप्लीट्स ओजोन लेयर, इसका एक साइड इफेक्ट क्या है, ये क्लोरीन रेडिकल देता है, और मेन क्लोरीन रेडिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, इट कॉजेस ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये आपको एक +1 में चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसमें एक टॉपिक है ओजोन लेयर डिप्लीशन, वहां आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि क्लोरीन रेडिकल होता है जो इसका डिप्लीशन का मेन कॉज है, जिसकी वजह से ओजोन होल हुआ है ना। और वो क्लोरीन रेडिकल जैसा जहां से भी आएगा, इससे भी आ जाता है, इनसे सभी से क्लोरीन रेडिकल बन सकता है,
और क्लोरीन रेडिकल डेंजरस है। मेन इसका डेंजर जो है वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन। एक NO है, जो हमारे व्हीकल्स हैं, पेट्रोल वगैरह हम कंबशन करवा रहे हैं, उसमें से निकलता है NO। ये भी ओजोन लेयर डिप्लीशन करवाता है, ये ओजोन से रिएक्ट करके NO2 बनाता रहता है। ये दो आपको वहां मिल जाएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन इस साइड आ जाए, है ना। तो सिमिलर लिख लो, क्लोरीन रेडिकल मेन रिस्पॉन्सिबल है। हमें कहते हैं CS2Cl2 ओजोन लेयर कैसे डिप्लीशन कॉज करता है, तो हम कहेंगे इसमें से एक रेडिकल जनरेट होता है, कौन सा, क्लोरीन रेडिकल, ठीक है, इस वजह से। क्लियर है। तो 3 टॉपिक तो बस इतना ही है। आइडोफॉर्म का क्या क्वेश्चन बनता है, इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है लेकिन खुद की वजह से नहीं है, इसीलिए हम टिंचर आयोडीन वैसे भी यूज करते हैं। टिंचर आयोडीन घरों में होता है, अल्कोहल में आयोडीन घोल के कहीं जख्म वगैरह हो गया वहां लगाते रहो, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है ना, तो वैसे भी यूज करते हैं, टिंचर आयोडीन कहते हैं। तो टिंचर आयोडीन वैसे भी यूज होती है, लेकिन पहले हम आइडोफॉर्म करते थे, अब पता चल गया भी आइडोफॉर्म नहीं था काम का, मेन काम क्या था, आयोडीन का। और यही आपको बिल्कुल ऐसा स्टेटमेंट लिखा मिलेगा, आइडोफॉर्म की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज किस वजह से हैं। तो क्या आंसर होगा, इट गिव्स आयोडीन, ठीक है, ये आयोडीन देता है, कर लोगे। फिर डाइक्लोरो मिथाइलिन डाइक्लोराइड वेपर्स बनते हैं, एरोसोल है, ये क्या मेन काम कर रहा है, सॉल्वेंट का, लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं, स्किन में इरिटेशन कॉज करता है, बर्निंग सेंसेशन मेन लिखा हुआ है, स्किन पे भी और आईज में। CCl4 पायरिन फायर एक्सटिंक्शर काम होता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट हैं लिवर डैमेज, नर्व सेल डैमेज और एक, हाँ, तो 3 इसके ये हैं, इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है। आगे हम थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं बेटा, जो 3 कंपाउंड रह गए कॉपी पे ऐड कर लो। क्लोरोफॉर्म के बारे में ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्लोरोफॉर्म टॉपिक पढ़ लेते हैं हम। क्लोरोफॉर्म, पहला क्वेश्चन लिख लो क्लोरोफॉर्म के बारे में। इनमें से कौन सा मोस्ट एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक, आंसर देगा फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म। क्या रहेगा एसिडिक ऑर्डर, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मान लें, कौन सा, क्लोरोफॉर्म। C और H का बॉन्ड है बेटा, HI का नहीं है, किंतु मैं HI सोच रही हूँ भी HF से ज्यादा HCl, वो वाला नहीं है, कार्बन और H का बॉन्ड है। अगर कार्बन और H का बॉन्ड है तो खींचने वाला ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखो नहीं याद आ रहा ना, तो लिखो पहला, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक्सपेक्टेड तो हमें लगता है फ्लोरोफॉर्म, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है, एक्चुअल क्या है, क्लोरोफॉर्म। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम बताओगे कि ये कार्बोनाइन जो बनता है कहीं ज्यादा स्टेबल होता है ऊपर वाले से, बताओ ये वाला कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है, क्यों है, कोई रीजन हमने पढ़ा था, कोई अलग सा रेजोनेंस था। हाँ, कौन सा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो क्लोरीन में क्या हो जाता है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो वहां हमने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है कि कार्बोनाइन में हमेशा ध्यान रखें, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस सबसे ज्यादा ऊपर है कार्बोनाइन में। CCl3 में डी ऑर्बिटल है, F में डी ऑर्बिटल नहीं है, तो एक क्वेश्चन तो इसका हमें मिल गया GOC में, ठीक है, वो यहाँ नोट कर लिया। आपके बुकलेट में पीछे पढ़ना एक बार, मैंने एसिडी बेसिडी के भी लगाए हुए हैं, है ना, हमने वहीं पढ़ लिया था GOC में। सेकंड, एक आता है इसका प्रॉपर्टी है एक, इट इज यूज्ड एज एनेस्थीसिया, ऑपरेशन थिएटर में बेहोश करने के लिए हम क्लोरोफॉर्म यूज करते थे पहले, हिप्नोटाइज, स्लीप इंड्यूसिंग कह लो, करते थे लेकिन आजकल नहीं करते। रीजन,
इसका एक डेंजरस इफेक्ट है, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म वेरी पॉइजनस गैस फॉस्जीन। फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस है, तो हमने तो बेहोश किया था, वो उठा ही नहीं। तो फिर हमने बंद कर दिया यूज करना। रीजन क्लोरोफॉर्म ने नहीं किया काम, क्या किया? फॉस्जीन। ठीक है, इसके लिए फिर इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी में। पहला वो कहता है कि फॉस्जीन ना बने क्या करें। तो पहला स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, क्लोरोफॉर्म should be stored in dark colored bottles filled up to brim। ब्रिम होता है ऊपर तक, जो उसका माउथ है वहां तक भर के रखो। ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे बहुत बार पूछा जाएगा आपको। बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट 10 ईयर में 6 बार 7 बार आया होगा, ऐसा क्वेश्चन है। और बहुत सिंपल सा आंसर है कि अगर आप भर के रखोगे तो ना तो एयर होएगी बोतल में, ना ही डार्क कलर है, मीन्स लाइट नहीं होएगी। और दो चीजें अगर हम रोक दें, लाइट भी है नहीं, डार्क कलर लाइट को रोकेगा, मुंह तक भर दिया, एयर नहीं है, तो ये नहीं बनेगी। तो दोनों काम क्यों कर रहे हैं? ताकि फॉस्जीन ना ही बने। ठीक है, हम पूरी भर के रखेंगे बोतल। अगर स्टोर करनी है हमें, कोई 2-4 महीने बाद यूज करनी है, तो फिर उसे पूरा भर के रखो। डार्क कलर होती है बोतल, डार्क कलर यहाँ भी आएगा केमिस्ट्री में, ध्यान से सोच लेना। इसका ज्यादातर काम लाइट रोकना होता है, जैसे H2O2 वाले टॉपिक में H2O2 डिकम्पोज होता था लाइट की प्रेजेंस में, तो वो भी डार्क कलर दे देगा कि ब्लू कलर बोतल क्यों लेते हैं। तो कलर का एक ही रोल होगा ज्यादातर ऑर्गेनिक में, कि कलर लाइट को रोकेगा। ठीक है, हो जाएगा। इसमें फर्क नहीं पड़ता कहीं यानी ग्रीन कलर ब्लू कलर, तो तुम कंफ्यूज, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रीन दो ब्लू दो, डार्क होना चाहिए ताकि लाइट ना जाए। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आएगा बेटा, टेस्ट है फॉस्जीन का बना या नहीं। क्लोरोफॉर्म यूज करने से पहले फिर भी हम प्रिकॉशनरी एक टेस्ट लेते हैं, जबकि हमने भर के रखा था, भर के रखा था, लाइट भी नहीं दी थी, लेकिन फिर भी हमें डाउट है, हम यूज करने से पहले एक टेस्ट कर लेंगे। वो टेस्ट क्या होगा? इसमें गलत निकाल दिया, HCl निकलेंगे ना, चेक करना बैलेंस हुआ, बैलेंस हो गया, HCl निकलेंगे ना, ये HCl और ये 2 HCl निकल के 2 बॉन्ड कार्बन के तोड़ के उसे क्या दे दिया, O। बैलेंस स्टेप चेक करो। तो इसका जो टेस्ट है फॉस्जीन का, सिल्वर नाइट्रेट डाल के टेस्ट हो जाता है। अगर सिल्वर नाइट्रेट डालने से व्हाइट पीपीटी बन गए, व्हाइट, तो मान के चलो भी क्या प्रेजेंट है, फॉस्जीन। क्योंकि व्हाइट पीपीटी तभी बनेंगे अगर ये रिएक्शन हुई हुई, और इस रिएक्शन में से चेक करो HCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या बनेगा, HCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgCl, और AgCl क्या होता है, व्हाइट पीपीटी। ठीक है, तो व्हाइट पीपीटी कहां से आते हैं? HCl अगर बना होगा तो AgNO3 से रिएक्ट करके क्या देगा, AgCl, व्हाइट कलर के पीपीटी। और अगर HCl नहीं बना तो व्हाइट पीपीटी नहीं आते। इसका मतलब एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है भी, क्या क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देगा? तो नहीं देगा, भी ऑब्वियस है। नहीं तो यहां हम कैसे देते ये टेस्ट? तो क्लोरोफॉर्म का जो Cl है वो कोवलेंट बॉन्ड है, वो Ag के साथ नहीं टूटेगा जल्दी जल्दी, रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो व्हाइट पीपीटी आ गई, तो हम कहेंगे भी यूज ना करो। या फिर प्रिकॉशनरी, अगर हम इसे यूज करने लगे हैं तो प्रिकॉशनरी इसमें हमें क्वेश्चन आएगा भी इथेनॉल ऐड कर लो पहले, बिफोर यूज। इथेनॉल ऐड करते जाओ बोतल में, बोतल में आपके जो फॉस्जीन बना हुआ है, हमें पता चल गया भी इसमें फॉस्जीन बन रखा है। हम क्या कर रहे हैं, हम इथेनॉल ऐड करने लगे आते हैं, इथेनॉल इससे रिएक्ट करने लगे आता है और इसे खत्म कर देगा।
कैसे रिएक्ट करता है, जैसे विलियमसन सिंथेसिस की थी कि सी का Cl निकल के ईथर बन जाता है, तो यहां से HCl, इधर से भी HCl, दो जगह HCl निकल जाएंगे और CO पे दो जगह इथेनॉल लग जाएंगे, है ना। हम बस ये कि वहां से ईथर कहते थे, यहाँ ईथर तो नहीं कहेंगे। हाँ, रिएक्शन वैसा ही हुआ है, विलियमसन जैसा, है ना। लेकिन ये रिएक्शन अगर ऐसा होता है, ये वाला हिस्सा चेक करो, CO3 2 नेगेटिव कहीं करते हैं हम, CO3 2 नेगेटिव कहीं कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, और कार्बोनेट तो हमेशा ही क्या बनते हैं, सॉलिड। CO3 दिख रहा है बीच में, तो कार्बोनेट बन गए, और कार्बोनेट की तो प्रॉपर्टी है कि तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाते हैं, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बन के नीचे ही बैठेगा। भाई कार्बोनेट तो नहीं घुलते पानी में, कोई भी कार्बोनेट हो पानी में नहीं घुलता, इथाइल कार्बोनेट है नीचे बैठेगा, आयनिक सॉलिड है, नीचे बैठता रहेगा। तो हम तब तक इथेनॉल ऐड करते जाएंगे जब तक आपको लगे भी हाँ नीचे और पाउडर बन रहा है, और बन रहा है। जब आपको लगे भी अब और नहीं बन रहा, तब रोक दो, इसका मतलब आपने सारे का सारा फॉस्फीन खत्म कर दिया। अब ऊपर से उसे निकाल के फॉस्फीन यूज कर, ठीक है। तो ऐसे 3 स्टेटमेंट है। पहला, आपको वैसे सेफ स्टोरेज कैसे करें अगर संभाल के रखना है 1 साल, तो मैं कहूंगा अभी बोतल चाहे छोटी ले लो, लेकिन पूरी भर के रखो, पूरी भर के रखो, डार्क कलर लो ताकि फॉस्फीन बने ही ना। सेकंड, फिर भी प्रिकॉशनरी यूज करने से पहले टेस्ट करो। टेस्ट कैसे करें, सिल्वर नाइट्रेट से अगर व्हाइट पीपीटी आ गई तो बना हुआ है, अगर बना हुआ है तो फिर रिमूव करो, और रिमूव करने के लिए इथेनॉल डाल दो, ये से रिमूव कर दे। एक लास्ट पे ऐसी लाइन भी लिख लो, कहीं आता है इथेनॉल यहाँ पे नेगेटिव कैटलिस्ट का काम भी करता है, इट आल्सो स्लो डाउन formation of fossil. Ethanol also act as negative catalyst. Ethanol also act as negative catalyst. It slows down formation of fossil. तो ये वाले क्वेश्चन आपको सारे कहीं ना कहीं मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है भी कोई 10 साल पुराना मिल जाए, कोई 5 साल पुराना मिल जाए, एनसीईआरटी में अभी ना हो, कोई एनवायरमेंटल में पढ़ा हो, कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पड़े होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने एक जगह दी। Ethanol also acts as negative catalyst, slows down formation of phosphine. तो इथेनॉल वैसे भी डाल के रख देते हैं ताकि जो फॉस्फीन ना बने। कर लोगे बेटा। नेक्स्ट लिखना है क्लोरोफॉर्म के बारे में, इसके यूज है 2, और एनेस्थीसिया के बिना एक यूज है, 2 रिएक्शनें हैं क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म का एक रिएक्शन तो है नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, और HNO3 हमने ऐसे ही लिखा है हमेशा। रिएक्शन देखना नाइट्रिक एसिड का, ये वाला और ये वाला अगर निकाल दें कुछ बना सकते हो। क्या क्या बनेगा, वाटर, वाटर निकाल के फिर बाकी हिस्सा अगर जोड़ दें तो क्या रह जाता है, CCl3 के साथ NO2। और इसे एक नेम लिख लो, इसका नेम मिलेगा आपको क्लोरोपिक्रिन, जो कि यूज होता है एज इंसेक्टिसाइड। पिक्रीन वर्ड कहीं पहले भी आया है, पिक्रिक एसिड, नाइट्रो के लिए वर्ड क्या लगता है, पिक्रीन। तो क्लोरोफॉर्म का क्लोरो वर्ड उठा लिया, पिक्रिक एसिड पिक्रिन ले लिया, तो क्लोरोपिक्रिन इंसेक्टिसाइड यूज होता है। इसे टीयर गैस भी कहते हैं, इट इंड्यूस टीयर्स इन आईज, हमारे लिए हल्का सा पॉइजनस है, अगर आईज में पड़ता है तो इट इंड्यूस टीयर। टीयर गैस कहीं आ रही कौन सी होती है, तो क्लोरोपिक्रिन। और सेकंड, एक रिएक्शन हमने इसका याद करना है एसीटोन के साथ। दोनों रिएक्शन से आपको इसका एसिडिक करैक्टर कंपेयर हो रहा है, क्योंकि H पॉजिटिव है C नेगेटिव है, H पॉजिटिव है C क्या है, नेगेटिव। दोनों ही एक ही चीज कंफर्म कर रही है कि हाँ एसिडिक है, H पॉजिटिव C नेगेटिव। एल्कीन्स के ऊपर, पाई बॉन्ड के ऊपर ज्यादातर रिएक्शनें किस तरह की पढ़ी हैं हमने, HBr, HCl, एडिशन पढ़ी है मार्कोनिकोव। तो एल्डिहाइड कीटोन में भी पाई बॉन्ड है वीकर, तो इनमें भी ज्यादातर रिएक्शनें
एडिशन मिलेंगी हमें, कॉमन जो रिएक्शन मिलेगी एडिशन मिलेगी, लेकिन इनकी एडिशन और इजी है, आपको मार्कनी का रूल नहीं चाहिए क्योंकि इनमें पहले से ही पॉजिटिव नेगेटिव है कंफर्म, क्योंकि रेजोनेंस होगा सी पे क्या है पॉजिटिव, ओ पे क्या है नेगेटिव। अगर ऐसा है तो क्या कर सकते हो कि पॉजिटिव पे क्या हिस्सा ऐड होगा, नेगेटिव पे क्या। हाँ, तो इनकी रिएक्शनें बहुत इजी होने वाली हैं। नेगेटिव पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पे क्या होता है नेगेटिव, ये प्रोडक्ट बन जाता है। यहां आता है OH, दो है मिथाइल, नीचे क्या आता है CCl3, और इसे कहा जाता है क्लोरीटोन। नेम लिख लो, क्लोरो फॉर्म प्लस एसीटोन, शॉर्ट फॉर्म क्या दिया है क्लोरीटोन। और ये मेडिसिन में स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन में यूज होती है, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स हैं। इन्हें कहीं लिखा हो हिप्नोटिक भी कहते हैं, हिप्नोटिक। स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स जो होती हैं वो हिप्नोटिक होती हैं। ठीक है, कर लोगे बेटा ये? तो दो इसके यूज हैं, क्लोरीटोन बनते हैं, ये वाला आपको यहां नहीं मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन में आ जाएगा रिएक्शन। ये वाला नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है ना। दो ये याद कर लोगे बेटा, क्लियर है। और लास्ट लिख लो, टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। एक खुद का क्लोरोफॉर्म का भी टेस्ट है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में माइन चैप्टर में मिलेगी क्लोरोफॉर्म की। तो क्लोरोफॉर्म एक ही जगह मैंने सारा इकट्ठा कर दिया, अलग अलग जगह से उठा के। क्लोरोफॉर्म का एक टेस्ट है, क्लोरोफॉर्म 1 डिग्री अमाइन कोई भी हो, 1 डिग्री समझते हो प्राइमरी, इसके साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ 3 KOH, जिसमें से 3 निकल जाते हैं KCl और 3 निकल जाते हैं वाटर। जो 3 KOH डाले हैं ना, उन 3 का क्या रोल है, 3K 3Cl 3KCl 3OH 3H, 3H में से 2H तो ये निकलेंगे, इसीलिए प्राइमरी लिया, एक यहां पड़ा है। ठीक है, तो 3KCl 3 वाटर निकाल दिए, पीछे देखना RN बचा इस वाले में से, ये कुछ नहीं बचा, ये कुछ नहीं बचा, एक चीज बची है क्या, कार्बन। ये N के साथ जुड़ जाएगा कार्बन, क्या कोई कंपाउंड होता है NC, आइसोसाइनाइड बन जाता। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी है। ये जो आइसोसाइनाइड बना है, इसी का एक नेम, कॉमन नेम लिख लो, इसे कार्बन का अमाइन भी बोला जाता है, मींस कार्बाइल अमाइन, क्योंकि अमाइन में H हट के क्या लगे हुए हैं कार्बन, तो कार्बाइल अमाइन भी बोला जाता है। और इस रिएक्शन का नेम भी रखा है इसने, नेम रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। और टेस्ट कैसे आता है, ये काफी फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होता है, फाउल स्मेलिंग। इसकी स्मेल से डिटेक्शन हो जाएगा ये रिएक्शन हो गया, क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला रिएक्शन आपको वहां मिलेगा प्राइमरी अमाइन के टेस्ट के लिए, क्योंकि यहां 2H जरूरी है। तो दिस इज टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमाइंस, प्राइमरी अमाइन के लिए टेस्ट मिलेगा। सेकेंडरी नहीं देंगे, टर्शी नहीं देंगे। मीन यहाँ हो सकता है एक क्वेश्चन आपको पीछे बुकलेट में मिल जाए, इनमें से कौन सा अमाइन है जो ये टेस्ट नहीं देगा या कौन सा है जो देगा। आप क्या ध्यान दोगे, NH2, N के ऊपर कितने H लगे हों, 2, तब तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। क्लियर है, हो जाएगा बेटा। तो मुझे पर्सनली लगता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो हमने लिख लिया, बाकी एनसीईआरटी में तो तुम पढ़ोगे। क्लियर है, आगे टॉपिक लिखो, आगे थोड़ा सा हमें लिखना है। सेकंड टॉपिक क्या दिया है, फ्रीओन्स। फ्रीओन्स किसे कहते हैं, फ्रीओन्स किसे कहते हैं।
इन्हें CFC भी बोला जाता है। कार्बन के ऊपर फ्लोरीन और क्लोरीन लगे हुए मिक्स, कार्बन के ऊपर फ्लोरीन और क्लोरीन लगे हुए इकट्ठे, इन्हें कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरीन और फ्लोरीन लगे, CFCs, या फिर कॉमन नेम है फ्रीओन गैसेस भी कहते हैं इन्हें, फ्रीओन्स बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इन्हें हम बना सकते हैं CCl4 से। बताओ कोई रिएक्शन पढ़ा हमने, Cl हट के F लग जाता था हेलोजिनेशन में, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो अगर इसमें स्वार्ट्ज रिएक्शन करवा लें AgF, या फिर एक और ऐड कर लेना SvF5, AsF5, कुछ भी ऐसा लिखा हो और आपको दिखाया हो Cl हट के क्या लगे F, तो इस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। दोबारा करवा दोगे स्वार्ट्ज रिएक्शन तो जितने चाहो आप फ्लोरीन लगाते जाओ, तो क्लोरीन हटा के क्या लगाते जाएंगे? फ्लोरीन। तो पहले सोचो मिथेन ले लिया, मिथेन की एक्सेस क्लोरीन में हेलोजिनेशन करवा ली लाइट में, तो CCl4 बन गया। CCl4 में तुम 2 F लगा दो, 1 F लगा दो, 3 F लगा दो, कंट्रोल कर सकते हो किससे? स्वार्ट्ज रिएक्शन से। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन से जो बनते हैं कंपाउंड उन्हें क्या कहा जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर फ्रीओन्स। जैसे इसे इसका कॉमन नेम है फ्रीओन 1 2, 1 स्टैंड फॉर कार्बन, 2 स्टैंड फॉर फ्लोरीन। कितने लगा दिए तुमने? ठीक है, दूसरा बाकी क्या है? क्लोरीन, ऐसे होता है। तो फ्रीओन 1। चलो अब ये बनाए कैसे जाते हैं, इसके बाद एक इनका यूज लिखा हुआ है। काम क्या करते हैं? 2 काम करते हैं, रेफ्रिजरेशन में काम करते हैं ये, एंड एरोसोल, फिर से अभी जो बताया था, ये भी काफी अच्छे एरोसोल्स हैं। ये एकदम से वेपर बनेंगे, काफी वॉलेटाइल है, एकदम से वेपर बनेंगे जिससे कैन में से सारा एकदम से बाहर आ जाएगा। इसे कहते हैं एरोसोल, प्रोपेलेंट कहते हैं, है ना। और दूसरा रेफ्रिजरेशन में काम आते हैं आपके एसीज में, रेफ्रिजरेटर्स में। एक टॉपिक हमने पढ़ा था जॉल थॉमसन इफेक्ट, एडियाबैटिक एक्सपेंशन पे गैसेस की क्या होने लगे आती है? कूलिंग। कूलिंग ऑन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, पढ़ते थे जॉल थॉमसन इफेक्ट। तो वहां एक क्वेश्चन रहता था भी इसमें जनरली अमोनिया गैस ही क्यों भरते हैं, तो हम पढ़ते थे भी जैसी गैस में ज्यादा फोर्सेस होती हैं, आप एडियाबैटिकली एक्सपैंड होने देते हो गैस को, तो अगर गैस के मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, फोर्सेस हैं स्ट्रॉन्ग, तो जैसे दूर दूर जाएंगे दे हैव टू डू वर्क, वर्क करने के लिए उन्हें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। एडियाबैटिक का मतलब क्या? बाहर से एनर्जी ले पा रहा है, तो फिर एनर्जी खुद की कंज्यूम होती है, और गैस की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। खुद की एनर्जी कंज्यूम होगी मींस काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो बताना कोई फॉर्मूला पड़ा है गैसेस में काइनेटिक एनर्जी का? 3/2 RT एवरेज। इट मींस एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम। याद है कंप्रेसर वाला आपको बताते थे, एसी का कंप्रेसर क्या कर रहा है? दबा के छोड़ देता है, कंप्रेस कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से, दोबारा गैस एक्सपैंड हुई तो गैस मॉलिक्यूल को दूर दूर जाने में वर्क करना पड़ा, एनर्जी खर्च हुई, एडियाबैटिक के बाहर से नहीं आ रही, तो इसकी एनर्जी कम होगी, मीन टेम्परेचर कम हो गया। जितनी बार कंप्रेसर चलेगा हर एक कंप्रेशन में, एक्सपेंशन में कुछ ना कुछ टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज। तो ज्यादा अच्छा डिक्रीज होगा, क्योंकि हो किस वजह से रहा है? फोर्सेज है, फोर्सेज को तोड़ना पड़ रहा है स्ट्रॉन्ग। जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है उतना ही आपका वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज क्या होगा? ज्यादा। तो फिर फ्रीओन्स में आप मोलर मास चेक करो, काफी अच्छी वनडरवाल फोर्सेस हैं। फ्लोरीन क्लोरीन है, 2-2 है ना, तो मास देख लो, मीथेन होता तो सारा 16 ग्राम होता, ये CF2Cl2 कितने ग्राम? 100 क्रॉस कर गया। तो इतना ज्यादा मास होने की वजह से आप वनडरवाल फोर्स बहुत ज्यादा कर देते हो, वेपर भी बन जाते हैं ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से जब एक्सपैंड होंगे तो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, कूलिंग क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक रहता है जॉल थॉमसन इफेक्ट का, थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है, गैसेस स्टेट में भी आता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन पे क्या होती है? गैसेस की कूलिंग।
तो वहां ये यूज होते हैं रेफ्रिजरेशन में और एरोसोल। ठीक है, कर लोगे बेटा ये? नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। और लास्ट एक कंपाउंड है DDT, फुल फॉर्म इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, इथेन को ड्रॉ करना है 2 कार्बन, ट्राइक्लोरो का मतलब 1 कार्बन पे 3 क्लोरीन है, दूसरे कार्बन पे डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो आगे फिनाइल पे जुड़े हैं पैरा पोजीशन पे, वैसे याद। एक क्या रह गया H, तो दिस इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, और इसके यूज आपको पता है, क्या यूज है इसके? इंसेक्टिसाइड यूज होता है, मेन मॉस्किटो किलर में हमने यूज किया ये। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिसएडवांटेज नहीं DDT, डिसएडवांटेज क्या है? ये जल्दी जल्दी डीकम्पोज नहीं होता, जैसे है पानी में वैसे ही कंसंट्रेट होता रहेगा, कि कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। क्या कहते हैं बायो में वर्ड? बायोडिग्रेडेबल नहीं है ना, कुछ ऐसे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। लिखो डिसएडवांटेज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये वर्ड यूज होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिग्रेड अगर होता रहता है एनवायरनमेंट में, अपने आप सिंपल एलिमेंट में टूटता रहता है, फिर तो वो दोबारा फूड चेन में, दोबारा चेन में आ जाता है, क्लोरीन अलग हो जाए, कार्बन अलग हो जाए, दोबारा से यूज हो जाएगा। लेकिन ये जल्दी से डिग्रेड नहीं होता। एंजाइम वगैरह बैक्टीरिया वगैरह ज्यादातर जो भी डीकम्पोज, पॉलीथीन की क्या प्रॉब्लम है देखो, पॉलीथीन डीकम्पोज नहीं होता है ना। जो हम दूसरा प्लेन पेपर यूज करते हैं, वो जो बैक्टीरिया वगैरह हैं एंजाइम वगैरह प्रोड्यूस करके उन्हें दोबारा से सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है, डीकम्पोज नहीं होता, तो हमने यूज तो कर लिया, लेकिन ये जैसे पड़ा है जितनी कंसंट्रेशन उतनी ही रहेगी। इसका मतलब अर्थ में पानी में इसकी कंसंट्रेशन बार बार यूज करोगे तो कंसंट्रेशन क्या होती रहेगी, ज्यादा। कहीं ना कहीं हमारी फूड चेन में आने लग जाएगा, प्लांट्स में आ गया, पानी में आ गया, जिसकी वजह से डेंजरस हो जाता है। तो ऐसी चीज को कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसलिए आजकल इसे बंद कर दिया DDT। ठीक है, चलिए बताएं। तो 6 टॉपिक हैं, फिर भी आप एक बार इनमें से रीडिंग दे लेना, मेन मेन चीजें मैंने बता दी हैं, DDT क्या है और ये क्या है। ठीक है, DDT इज नॉट मेटाबोलाइज्ड वेरी रैपिडली बाय एनिमल्स, मेटाबोलाइज भी नहीं होता। इट इज डिपॉजिटेड एंड स्टोर्ड इन फैटी टिश्यूज, इफ indigestion continues at a steady rate, DDT build up within the animal, वही लिखा हुआ है कि इनकी कंसंट्रेशन क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, चलिए बताएं। लास्ट एक फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लो, पेज नंबर देखो कहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी 2 लिखी हुई हैं, एक तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और एक डेंसिटी सॉल्वेंट, 3 है। ठीक है, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी कौन पढ़ गया है? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में बता दो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। हाँ, तो पहली प्रॉपर्टी लिखो कॉपी पे,
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे हाइड्रोकार्बोनल चेन में पड़ा था वंडरवाल फोर्स। जितनी वंडरवाल फोर्स ज्यादा हो जाएंगी उतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, ज्यादा। और वंडरवाल फोर्स किससे डिसाइड होती है, मोलर मास से। तो जितना मोलर मास ज्यादा उतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता रहेगा, ज्यादा। ठीक है, तो बताओ अगर एक सेम आर लगा के आर एफ आर सी एल आर बी आर और आर आई दिया जाए तो आयोडीन वालों का ज्यादा होगा। इंक्रीज। ठीक है, अगर सेम आर दिया जाए लेकिन सेम आर में वही है कि चेन की ब्रांच बना दें, तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ए बी और सी का अगर ऑर्डर लिखें बॉइलिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ए का ज्यादा, बी से बी का ज्यादा। तो दोनों सेम नहीं लग रहे जैसे अल्केन में पड़ा था। जितना ज्यादा मोलर मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। सेम है तो चेन ज्यादा होता था, ब्रांच से कम हो जाता था, सेम है। ठीक है, हाँ एक मेल्टिंग पॉइंट का इसने अलग से ऑर्डर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ, हम क्वेश्चन बना के लिख लेते हैं। लिख लो क्वेश्चन बना के इसे, विच वन हैज मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन क्योंकि फैक्ट दे रखा है तो हमें ऐसे याद करना है, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो कहते हैं इनके सिमिलर से हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा एक्सपेक्टेड से डिफरेंट है। इनमें से वैसे म्यू देखना किसका जीरो आ जाएगा, ऑर्थो मेटा पैरा जीरो आ जाएगा, है ना। तो अगर म्यू जीरो है तो पोलर है, पोलर के फिर ज्यादा फोर्सेस हैं, ये सबसे ज्यादा पोलर, ज्यादा फोर्स का मतलब इसमें ज्यादा होना चाहिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट, स्पेशली मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा दे रखा है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट एक और चीज पे भी डिपेंड करता है, पैकिंग। इसकी क्लोज पैकिंग हो जाएगी, ये साथ साथ टच हो सकते हैं, तो ज्यादा क्लोज पैकिंग इसकी हो जाएगी, इनकी नहीं हो सकती। बीच में क्लोरीन बीच में आ जाएंगे तो क्लोज पैकिंग साथ साथ टच नहीं होंगी बेंजीन। तो ये क्वेश्चन फिर याद रखो, एक दिया हुआ उसने, है ना। तो दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये वाला भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इनकी वैल्यूज देके मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया हमारे लिए, सबसे ज्यादा ए, उससे कम बी, उससे कम सी। एक ये क्वेश्चन दे रखा है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इनके कहना सिमिलर से है, बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा फर्क है। क्लियर है, पहला टॉपिक हो गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक ले लो डेंसिटी। डेंसिटी जनरली तो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम मानते हैं भी डेंसिटी इनकी पानी से क्या होती है, कम। और शायद यही रीजन है कि यहाँ ये टॉपिक बना के दिया है। इसकी डेंसिटी दो की तो पानी से हल्के हैं, फ्लोट करेंगे पानी के ऊपर, लेकिन दो की पानी से ज्यादा है, हैवी है। तो इनकी डेंसिटी ऐसे रहती है, इट मीन डेंसिटी इसकी 1 होती है, ये 1 से नीचे है, 0.85 0.8, ये ज्यादा है, 1.13 1.12 ऐसे। तो ऑब्वियसली मोलर मास बढ़ते गए, फोर्सेस बढ़ती गई, ज्यादा क्लोज आते गए, डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा। ये फैक्ट याद रखना है कि नॉर्मली तो हम जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे सब में लिखेंगे, हमें पता भी ऑयली जो ऑयल पानी के ऊपर डालते हैं तो क्या देखते हो, ऑयल हमेशा फ्लोट करता है। इसमें दो फ्लोट करेंगे आपके, सारे नहीं करेंगे, ये दो डूब जाएंगे, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन हैवी है। हैवी है तो डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो ये याद रखना, जितना ज्यादा हैलोजन का मास होता जाएगा उतनी डेंसिटी क्या होती जाएगी, ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट एक लिखा हुआ है सोलबिलिटी। सोलबिलिटी पानी में
हमने पढ़ा था टर्बिडी आ जाती है, कोई टेस्ट पढ़ा था लुकास रेजन। इसका मतलब क्या लें, पानी में घुलेंगे या नहीं घुलेंगे? नहीं घुलेंगे। वेरी लेस सॉल्युबल, वेरी लेस सॉल्युबल। सेम, क्योंकि आर पार्ट क्या है, हाइड्रोफोबिक। आर पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। अल्केन्स पानी में नहीं घुलते, ऑयल पानी में। वो याद है कि टेल और हेड वाला, वही है हाइड्रोफोबिक टेल, छोटा सा हेड है ना, वैसा। तो आर पार्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो पानी में नहीं घुलते, बहुत कम सोलुबल। ठीक है। इसमें लेकिन रीजन इसका दिया हुआ है, असर्शन रीजन के लिए पॉइंट लिख लेता हूं। रीजन ऐसे दिया हुआ है, कहता है जो पानी के एच बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगेगी, उतनी रिलीज नहीं होएगी। अगर आप अल्काइल हैलाइड पानी में घोलने लगे हो, तो पानी आपस में कौन से बॉन्ड बना के बैठे हैं, एच बॉन्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ के फिर नया बॉन्ड बनना चाहिए। बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगती है, बनने में एनर्जी इतनी निकलती नहीं, जिसकी वजह से नेट जो एनर्जी है वो कहीं से मिलती नहीं इनको, जिसकी वजह से नहीं घुलते। तो उसने एक लाइन ऐसे देख रखी है, भी क्यों नहीं घुलते, तो कहता है एच बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, जो एच बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं वो तो स्ट्रांग है, जो नए बॉन्ड बनते हैं वो क्या है, वीकर है। तो फिर नहीं होगा रिएक्शन। हाइड्रेशन कैसे होती है, नमक की NaCl पानी में कैसे घुल जाता है, एच बॉन्ड टूटेंगे, लेकिन सोडियम और वाटर का तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो जाती थी ज्यादा। तब तो कोई चीज घुलती है, एनर्जी रिलीज हो जाए ज्यादा, लगे कम। इसमें क्या हो रहा है, लगी ज्यादा, निकली क्या है, कम। ठीक है, तो रीजन लिख लो। रीजन क्या है, अल्काइल हैलाइड्स alkyl halides form weaker interaction with water, weaker attraction with water, whereas more energy is required to break stronger H bonds of water. More energy is required to break stronger attraction between waters. जो आजकल सर्सन रीजन आ रहे हैं बेटा, वो यहाँ से उठाए जा रहे हैं, लाइन टू लाइन। नीट में जो जेई में जो थ्योरी वाला टॉपिक आ रहा है ना, तो थोड़ा लैंग्वेज पढ़ लेना, जैसे लिखा है वैसे का वैसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ से उठाते हैं। तो ये लाइन ऐसे लिखी हुई है कि एच बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर, इंट्रैक्शन जो नहीं बनेगी वो क्या है, वीकर। तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्गर है, लिख लिया, टू ब्रेक एच बॉन्ड, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड। पानी के जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, बनेंगे वो क्या लगेगी, वीक। तो ऐसे कर लोगे। अब फर्स्ट पेज पे आ जाओ। बिल्कुल फर्स्ट पेज पे कुछ एक चीजें लिखी हुई हैं, अंडरलाइन कर लेना बेटा। ये आपको जैसे लिखा हुआ है, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरा एम फेनिकोल produced by microorganism is very effective for treatment of typhoid fever। ठीक है, तो ये याद कर लेना। our body produce iodine containing हार्मोन थायरोक्सिन, जिसकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है गॉइटर, है ना। तो ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, बिल्कुल फर्स्ट पेज पे है। सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड है क्लोरोक्विनीन, कहाँ काम आती है, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। एक हेलोथेन कोई कंपाउंड दिया हुआ है, यूज एज एन एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी, एनेस्थेटिक यूज होता है सर्जरी में हमारे। तो एक पहले पेज पे भी एक बार रीडिंग करके याद कर लेना क्या क्या है। ठीक है, इसके बिना पेज पलटते रहो, देखो कोई रह गया हमारा टॉपिक। हेलोथेन का फॉर्मूला लिख लो। हेलोथेन इज CF3 CH क्लोरीन ब्रोमीन।
ये गैस है हेलोथेन। हेलोथेन क्या बोला जाता है इसे? हेलोथेन। अब देखो, आप पढ़ के आए हो, पेज नंबर बोल दो, कुछ छूट गया बीच में तो देखो। IUPAC कॉमन नेम हमने पढ़ लिए थे। रिएक्शंस में मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्केन अल्कोहल से दिया हुआ है 4 मेथड, PCl3, PCl5, SOCl2 एंड HCl। HCl के बारे में आगे बीच में लिखोगे, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। NaCl सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, लेकिन अगर NaCl सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, लेकिन अगर NaI है तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं ले सकते, तो वो एक लाइन लिखी हुई है इसमें, ठीक है। SO2 HCl निकल जाते थे, डार्जन प्रोसेस बेस्ट मेथड है, ये लिखा हुआ है ना, इस पैराग्राफ में चेक कर लो। फिनोल की रिएक्शन नहीं होती क्योंकि फिनोल में क्या है, डबल बॉन्ड करैक्टर है, तो ये रिएक्शन नहीं होएगी। आगे देख लो, हेलोजनेशन हमने बहुत डिटेल पढ़ लिया, क्लोरीन वाली सारी रिएक्शन पढ़ी हुई है, मैकेनिज्म। एल्कीन से मार्कनिका फ्लूइड, एंटी एडिशन, ये सारा पढ़ा है। आगे हेलोजन एक्सचेंज में फिंकरस्टीन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन हम पढ़ा है। स्वार्ट्ज सेक्शन में कई रीजन लिख दिए, अंडरलाइन कर लेना हमने। AgF, Hg2F2, कोबाल्ट भी लिखा हुआ है, COF3 लिख लो, कहीं ये कंफ्यूज करे आपको, COF3 एंड SbF3 भी लिखा हुआ है, COF3 एंड SbF3। इट मींस कहीं भी ऑर्गेनिक में रिएक्शन आती है कि आपको लगे भी ये तो क्लोरीन हटा के फ्लोरीन लगा रहा है, तो बस वो स्वार्ट्ज रिएक्शन है, चाहे COF3 हो, चाहे AgF हो, चाहे मरकरी हो, जैसे मर्जी, ठीक है। सैंडमेयर रिएक्शन हमने पढ़ ली, कौन बताएगा क्या थी सैंडमेयर रिएक्शन? कॉपर सॉल्ट यूज करके। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा दी हैं, एक बार जाके घर पे रीडिंग दे लो इसे। केमिकल रिएक्शन 3 तरह की है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल मैंने आपको पहले पढ़ा दी थी, गुड्स है ना, वो पढ़ी हुई है हमने, कोरे हाउस। सब्स्टिट्यूशन हमने बहुत डिटेल पढ़ा, SN2, SN1, SNI, SNAR। SNAR में 2 एडिशन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन एडिशन, 5 तरह के पढ़ लिए हमने, ठीक है। ऐसे एलिमिनेशन हमने E1, E2, E1CB 3 तरह के पढ़े हैं, ठीक है। क्लियर है ये? मैकेनिज्म आपको बुकलेट में मिलेंगे, जो मेरे मैकेनिज्म है बुकलेट पढ़ना, वहां सारे मैकेनिज्म मिल जाएंगे। बीच बीच में जो इंडेक्स क्वेश्चन है बेटा बहुत सिंपल है, SN2 किस में ज्यादा है, SN1 किस में ज्यादा है, करके देख लो, बहुत ही इजी वाले हैं, ठीक है। और कोई देखो, कोई रह गया बीच में पॉइंट तो? एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ा दिया। बताओ SN2 और E2 में कंपटीशन, एक तो एलिमिनेशन प्रेफर होती है हीट से, हाई टेम्परेचर, एक क्राउडिंग से। जितना ज्यादा क्राउडिंग होता जाएगा एलिमिनेशन होती जाएगी। जैसे विलियमसन, विलियमसन में 3 डिग्री में SN2 नहीं हुई, क्या हुई, E2, तो एलिमिनेशन होगी, ठीक है। SN1 और E1 में स्ट्रॉन्ग और वीकर बेस का फर्क पड़ेगा। अगर वीकर बेस है तो SN1, स्ट्रॉन्ग बेस है तो SN एलिमिनेशन E1, लो टेम्परेचर तो SN1, हाई टेम्परेचर तो E1, ठीक है। और कोई तुमने पूछना बेटा चेक कर लो, वोल्स रिएक्शन दी हुई हमने पढ़ ली, ग्रिग्ना रीजन हमने पहले ही कर लिया था सारा। डाउस प्रोसेस आ गए, कंडीशने 623 के बाद 443 केल्विन है, उसके बाद 368 केल्विन है, जो कल लिखवाई थी आपको एग्जैक्ट मैंने बताया था, टेम्परेचर लो करके नाइट्रो लगाने से इजी हो रही थी डाउस, है ना। तो इसमें ये मैकेनिज्म जो है SNAR का एक ही दिया हुआ है, बेंजाइन नहीं दिया हुआ, बेंजाइन मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया था, ठीक है।
हो जाएगा फिर सारा टॉपिक। पीछे क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, इसके पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जांपल देखो भी, पेज नंबर लास्ट में जो क्वेश्चन वो वाले हैं। 6 पॉइंट है यार, 10 पॉइंट तो कहीं है ही नहीं इसमें। 10 पॉइंट है एग्जांपल, 6.8 6.9 ऐसे मेरे पास। तुम्हारा 10.9 है। ये तो मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। बताओ क्लोरीन, क्लोरीन के बारे में स्पेशल केस बताया था। क्लोरीन है तो ऑर्थोपैरा लेकिन है डीएक्टिवेटिंग, कौन बताएगा क्या रीजन है? तो बस ये है, ऑर्थोपैरा तो डिसाइड होता है कि प्लस आ रहा है तो हम कहेंगे क्लोरीन लोन पेयर है, प्लस आ रहा है तो ऑर्थोपैरा है। लेकिन डीएक्टिवेटिंग इसलिए क्योंकि ये है तो ईडब्ल्यूजी, क्योंकि नेगेटिव आई डोमिनेट ओवर आर, तो बस वही चीज लिखी हुई है, डीएक्टिवेटिंग है ये। ठीक है, और कुछ? ये रिएक्शन मैंने पहले बता दी थी ना आपको, नाइट्रेशन और ये, क्योंकि क्लोरीन पता ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, तो ये मैंने कहा था कि हमने दोबारा नहीं पढ़नी, हर चैप्टर में दोबारा दोबारा देगा बेंजीन की रिएक्शंस। ठीक है, चलो पहले हाई, इसके पीछे जो क्वेश्चन है, कल कोई डाउट हो मेरे से आप ले सकते हो। एक बार पीछे क्वेश्चन रीड कर दो सारे। हाइड्रोकार्बन के पीछे एक असाइनमेंट है, वहां से स्टार्ट करो। 2 है, लेवल 1 एंड लेवल 2। ठीक है, कल कितने कराओगे? कितने क्वेश्चन है लेवल? कल लेवल 1 वाला पढ़ाओ। ठीक है, बुकलेट लेके आओ। और एक बेटा हाइड्रोकार्बन का प्रीवियस ईयर नीट वाले और जेई वाले करना स्टार्ट करो। पहले नीट वालों के डाउट होंगे, नीट वालों के 100 के आसपास क्वेश्चन है उसमें, वो सारे करो। ठीक है।